Hello my dear students, welcome back you all. This is third lecture video of chapter 2nd, Solution and Colligative Properties. Myself Ranli Khan, your chemistry teacher. Now let's begin. So first we have to study our next topic, that is solubility. So what is solubility? As it is in solubility of a substance is its maximum that can be dissolved in a specified amount of a solvent. तो कोई भी चीज़ अगर हम डालते हैं, जैसे हमने शुगर को ऐड किया, तो शुगर क्या होगी, ऐड होगी, लेकिन उसका कुछ ही एक अमाउंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप शुगर डालते जाओगे वाटर के अंदर मिक्स करते जाओगे वो घुलती जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, 100 ml वाटर में 1 kg की शुगर को ला के घोलने की कोशिश करोगे तो वो पूरी की पूरी उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी। तो नेक्स्ट हमारा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। तो यहाँ पे तो दो टर्म है। जब आप शुगर को पानी में डालोगे तो एट फर्स्ट क्या होगा, वो उसमें डिज़ोल्व होगी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, जब आप अपने सॉल्यूट में डालोगे, सॉल्यूट हमारा शुगर है और सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो वाटर में हम शुगर को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जब उसका हो जाएगा उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन। तो जो हमारा सॉल्यूट है वो उसमें क्या है, अभी डिसॉल्व हो रहा है। तो ये डेफिनेशन है डिसोल्यूशन की पूरी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो जब हम एट फर्स्ट उसको डालते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये जो शुगर आप ऐड कर रहे हैं, हम जो शुगर ऐड कर रहे हैं, आप पूछ सकते हो सर ये जो शुगर ऐड कर रहे हैं ये इसमें डिसॉल्व हो कैसे रही है, सिर्फ इंट्रैक्शंस में ऐसा क्या हो रहा है। तो इसका इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमारा वाटर है H2O, ठीक है, जो हमारा H2O है, तो ऑक्सीजन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसको हमने पहले डिस्कस किया था। और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये शेड पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस पर भी इसी तरह पार्शियल पॉजिटिव और इसका पार्शियल नेगेटिव। और जो हमारा शुगर है, यानी कि जो शुगर है जैसे ग्लूकोज है, तो C6H12O6। ठीक है, तो इसके पास भी एक पार्ट क्या ऑक्सीजन का है। तो जब शुगर का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा एल्डिहाइडिक ग्रुप दिखेगा, और आपको नज़र आएगा अल्कोहल। राइट, तो अब वाटर को जब ऐड करोगे, वाटर और ग्लूकोज को जब ऐड करोगे एक साथ, शुगर है जब ऐड करोगे, तो इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और इसका ये हाइड्रोजन, सॉरी इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये CO और H। राइट, अब जो ऑक्सीजन है O, इसका हाइड्रोजन और इसका, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से जो शुगर होगी वाटर में घुल जाएगी, यानी कि सॉल्युबलाइज हो जाएगी। अगर हम आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल लें, लाइक NaCl, ठीक है, अगर हम NaCl की बात करें तो जब NaCl ब्रेक डाउन होता है तो किस में टूटता है, दो पार्ट में टूटता है। एक आपका है Na प्लस एंड Cl माइनस। राइट, NaCl क्या है, आपका एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के पास अपनी एक लैटिस एंथैल्पी होती है। लैटिस एंथैल्पी मतलब एनर्जी। जब NaCl कंपाउंड बनता है तो इसके पास क्या होती है, खुद की एक एंथैल्पी होती है, खुद की एक एनर्जी होती है। अगर इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना है तो जो इसकी फॉर्मेशन, जितनी एनर्जी बनी थी, जितनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल के पास है, यानी कि लैटिस एंथैल्पी है, उस लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम करना होगा। लैटिस एंथैल्पी आई हैव डिस्कस विद यू अर्लियर, और अगर लैटिस एंथैल्पी के बारे में और भी हम बात कर लेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। फर्स्ट, तो जो NaCl है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसकी जो लैटिस एंथैल्पी है, लैटिस एनर्जी है, उसको ओवरकम करना होगा। अगर लैटिस एंथैल्पी ओवरकम कर लेते हैं तो फिर मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब NaCl को हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये टूटता है Na+ और Cl- में।
और जो वाटर होता है उसकी भी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, वाटर की भी ब्रेकडाउन होती है, वो होती है आपकी H प्लस OH माइनस आयन में। अब जो H प्लस आयन होता है, जो आपका H प्लस आयन होगा, वो Cl माइनस आयन को क्या करेगा, सराउंड करेगा, क्योंकि Cl माइनस है, इस माइनस का चार्ज है, ये एनायन है, इसके पास क्या आएगा, कैटायन आएगा जो H प्लस है, तो H प्लस इसके पास आएगा, इसको सराउंड करेगा, राइट। और जब ये H प्लस को सराउंड करता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि Cl माइनस को चारों तरफ से H प्लस आके घेर लेगा। अब Cl माइनस क्या हो गया, एक जगह पे स्टैटिक हो जाएगा, यानी कि वो स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबल हो गया। तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इंथैल्पी। कोई भी मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड जब वाटर में जाके टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो उसके जो आयन्स होंगे उसको सराउंड कौन करेगा, H प्लस और OH माइनस आयन। सिमिलरली अगर NO प्लस की बात की जाए, तो अभी हमारा कौन सा आयन बच गया था, H प्लस और OH माइनस था, तब OH माइनस आयन आके इसको सराउंड कर लेगा चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से इसको घेर लेगा। तो जब ये इसको घेर लेगा तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, प्लस माइनस का चार्ज है, तो इनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा। इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब Na प्लस को सराउंड किया किसने, OH माइनस आयन ने, और Cl माइनस को सराउंड किया किसने, H प्लस आयन ने, ठीक। अब इनके बीच में क्या है, एक नया इंट्रैक्शन जनरेट किया। इससे पहले कि आपका जो कंपाउंड था वो था NaCl, जिसके पास खुद की एक एनर्जी थी, जिसको हमने लैटिस एंथैल्पी नाम दिया था। अब इसको वाटर में जब ऐड करते हैं तो वाटर में डिसोसिएट होता है Na प्लस और Cl माइनस आयन के फॉर्म में। जब ये डिसोसिएट होता है तो Na प्लस को सराउंड करता है OH माइनस आयन, और Cl माइनस को सराउंड करता है H प्लस आयन, राइट। तो जब इसकी सराउंडिंग होती है, यानी कि एक न्यू इंट्रैक्शन जनरेट कर गई। अब Na को Cl सराउंड के साथ इंट्रैक्शन टूट चुका है, Na का OH माइनस के साथ हो चुका है और Cl माइनस का H प्लस के साथ हो चुका है। अब इस नए इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब ये जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है ये क्या है, ओके, हाइड्रेशन इंथैल्पी यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम वाटर में डालते हैं तो वाटर उसको स्टेबलाइज करता है, और जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है उसी एनर्जी का नाम कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। तो कोई ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, वहीं से इसका टर्म आया हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड जब वाटर में जाके टूटता है और स्टेबल इंट्रैक्शन बनाता है तो उसकी जो लैटिस इंथैल्पी होती है वो ओवरकम होती है किससे, हाइड्रेशन इंथैल्पी से, ठीक है। यानी कि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा है और लैटिस इंथैल्पी कम है। यानी कि अब जो नया इंट्रैक्शन बना किसका, Na प्लस का OH माइनस आयन के साथ, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी जो पहले वाली एनर्जी थी Na के Cl के साथ वो कम थी, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, इसलिए ये शिफ्ट हो गया इस पर। इसको ऐसे समझ लो जैसे आपके पास एक बाइक है जिसकी कैपेसिटी है 1 लीटर में वो 40 किलोमीटर जाएगी, और अब मार्केट में एक नई बाइक आती है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर में 80 किलोमीटर जाने की है, ठीक है। 1 लीटर में एक बाइक है, ठीक है, जो एवरेज दे रही है कितना, 40 किलोमीटर का। और दूसरी बाइक है जो मार्केट ने अभी लॉन्च की है, ठीक है, सेम रेट पे, वो 1 लीटर में जाएगी 80 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है किसको आप प्रेफर करोगे, इसको, ठीक है, क्योंकि इसका एवरेज ज़्यादा है और रेट दोनों का सेम है, दोनों बाइक्स का जो रेट है वो सेम है, तो आप इसको प्रेफर करोगे, मार्केट में परचेज़ करने जाओगे इसको, बाइक को परचेज़ करोगे। तो इसी तरह NaCl के साथ भी हो रहा है। NaCl में जो पहले से एनर्जी थी वो हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि जो इसकी लैटिस एंथैल्पी थी वो हाइड्रेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में क्या थी, कम थी। तो Na प्लस भी क्या करता है, उस रिएक्शन को, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रेफर करेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, राइट। तो अब यहाँ पर दो टर्म थे, पहला था हमारा डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन क्या होता है कि
जो हम जब किसी सॉलिड पार्टिकल को ऐड करते हैं सॉल्वेंट पे, तो सॉलिड और सॉल्वेंट का क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, और जो वो इंट्रैक्शन होगा उससे क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, डिज़ोल्यूशन। अब फिर से अगर हम 1 kg चीनी को 1 kg शुगर को किस में ऐड करना चाहें, 100 ml वाटर में सपोज, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर अमाउंट तो डिज़ोल्व हो जाएगा, बट 1 kg तो नहीं होगा ना। तो फिर क्या होगा, तो एक तो हो गया डिसोल्यूशन कि भाई आपने जब शुरुआत में ऐड करना शुरू करा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉल्यूट का इंक्रीज़ करेगा, ठीक, वो डिज़ोल्व होता जाएगा, तो वो हो गया आपका डिसोल्यूशन। और जब एक ऐसी स्टेज आएगी कि भाई उसके बाद उसमें एडिशन होना पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि क्या है कि जब आप शुगर को ऐड कर रहे हो किसमें, अपने सॉल्यूशन में, वाटर में, अब वाटर में शुगर आपने ऐड की, डिसोल्यूशन हुआ, यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा। अब क्या है कि शुगर अब घुलेगी नहीं, एक ऐसा स्टेज आएगा अब घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेशन, सैचुरेटेड पॉइंट आ गया। जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आपको आलू के पराठे पसंद है, तो आपकी भूख है, आप नॉर्मल डेज में 2 रोटी खाते हो, जब आलू के पराठे बने आपने 3 खा लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि ना आप 6-7 खा लोगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, ठीक है। तो अब मानो कि कुछ लोग कहेंगे सर आलू के पराठे हमको नहीं पसंद है, हमको तो गुलाब जामुन पसंद है। ठीक है भाई, आपको गुलाब जामुन पसंद है तो आप गुलाब जामुन खा रहे हो, शादी में गए आपने, अब वहाँ तो ढेर सारी गुलाब जामुन है, खाने के बाद आपने 1 खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, अब 10 तो नहीं खा लोगे ना, 20 तो नहीं खा लोगे ना, ठीक है। तो 1, 2 के बाद, 3 के बाद जब आपका सेटिस्फाई हो जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन, सैचुरेट करके अब नहीं खा सकते, ठीक है। 3 के बाद, 4 के बाद अब नहीं खा सकते, तो उसके बाद क्या होगा, आप मना कर दोगे। सेम केस यहाँ पर भी होगा, सोल्यूशन में जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, लेकिन अब भी आप उस सॉल्यूट क्या है, अपने सॉल्यूट को ऐड करोगे, यानी कि आपके शुगर को फिर अभी भी ऐड करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पहला प्रोसेस आपका डिसोल्यूशन का था, अब सैचुरेशन के बाद अगर फिर से ऐड करते हो तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आ जाएगा। अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि अब आप जब उसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन में, यानी कि जिसमें शुगर अब घुल चुकी है, अब उसके बाद आप चीनी उसमें नहीं घोल सकते, उसमें और शुगर डालोगे तो शुगर क्या है, ऑलरेडी उसमें है, तो अब सॉल्यूट और सॉल्यूट का इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन होगा, बोलो नहीं, सॉल्यूट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन होगा, और जब इनका आपस में इंट्रैक्शन होगा तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर ऑलरेडी डेफिनेशन दी हुई है, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्रिस्टलाइजेशन की दी होगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। अब हम अपना नेक्स्ट चलते हैं, एक होता है सैचुरेशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड क्या है कि भाई सॉल्यूट जितना भी उसमें घुलना था घुल चुका है, अब उसके ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि आप 2 जामुन खा चुके हो, तीसरा जामुन आप नहीं खाओगे, वही होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड क्या है कि भाई शादी थी, सभी लोग आए, ठीक है, और आपका जो फ्रेंड है वो एनी हाउ लेट हो गया। जब वो लेट हो गया तो खाना तो बच गया, लेकिन गुलाब जामुन ख़त्म हो चुके हैं। अब वो बेचारा खाना तो खा लेगा, अब आप उससे बताओगे कि भाई जामुन भी थे, तो उसका मन ललचाएगा। तो आप तो जामुन खा के एकदम सैचुरेटेड हो चुके हो, टाइट हो चुके हो, सेटिस्फाइड हो चुके हो, लेकिन अब वो आपको जो फ्रेंड है उसे जामुन नहीं मिला है, अब वो क्या है, अनसेटिस्फाइड है। तो जब तक उसे जामुन नहीं मिलेगा वो सेटिस्फाइड नहीं होने वाला। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि जिसमें हम अभी सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, यानी कि कैपेसिटी है। जैसे आपका दोस्त है, उसको अभी जामुन चाहिए, आप तो 2 या तीसरा नहीं खाओगे, लेकिन उसको चाहिए, लेकिन अब उसके लिए है नहीं। तो अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें हम सॉल्यूट को अभी भी फर्दर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने अपने सॉलिड सॉल्यूट को ऐड किया है सोल्यूशन में, तो इफ़ेक्ट की बात करते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, ये टेम्परेचर घटाएं तो क्या होगा। अब देखो, जब हम NaCl को ऐड करते हैं, सबसे पहले फिर से हम NaCl की एक बार बात करते हैं। तो जब NaCl को हम ऐड करते हैं वाटर में, ठीक है, NaCl को जब हम ऐड करते हैं किसमें, वाटर में, तो NaCl टूटता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये खुद से हो रहा है, ठीक। अगर ये रिएक्शन खुद से हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक हीट को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हीट एनर्जी उसमें से निकलती है।
अब देखो, जिस मॉलिक्यूल से एनर्जी निकल जाती है वो उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जिस मॉलिक्यूल से जितनी ज़्यादा रिएक्शन, जिस रिएक्शन में जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो उतनी ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे आपको अगर अभी लॉकडाउन हटा दिया जाए और आपको 4-5 हज़ार रुपये दे दिए जाए, तो आप घर में बैठोगे क्या? नहीं, आप तुरंत जाके मार्केट में परचेजिंग स्टार्ट कर दोगे। जीन्स खरीदना है, कुछ खरीदना है, मूवी देखना है, चाट गोलगप्पे खाने हैं, सब आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, नॉर्मल डेज़ में पैसे नहीं है, तो आप क्या है, शुभ मार के घर में बैठोगे। ठीक। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ भी अगर उसके पास एनर्जी है तो वो भी क्या है, शांत नहीं बैठता। ठीक है, वो क्या है, अगर उसके पास एनर्जी है तो वो भी शांत नहीं बैठता। लेकिन अगर उसकी एनर्जी निकल जाए तो वो शायद शांत हो जाता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी क्या है, लूज़ करना चाहता है। तो NaCl को जब हम पानी में डालते हैं तो अगर ये वाटर में जाके इंट्रैक्शन कर रहा है तो अपनी क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। अब जो इसकी इंथैल्पी है उसे और रिलीज़ कर देगा, एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। ठीक। तो दूसरा एक और होते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जिसको एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि जिसको आप एनर्जी सप्लाई करते हो। एक्सोथर्मिक जिनमें से एनर्जी निकल चुकी है, एंडोथर्मिक जिसको एनर्जी सप्लाई की जाती है। अब जैसे कुछ सॉल्ट्स हैं हमारी, NaCl का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। जो आपकी आ जाएगी एक्सोथर्मिक में। ठीक है, तो अगर एक्सोथर्मिक की ही बात करें, अब आपने जैसे NaCl को वाटर में डाला, ठीक है, ये NaCl है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है, इसीलिए वाटर में जाके और अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाता है। तो अब इस केस में सपोज आप हीट बढ़ाओ, हीट एनर्जी को बढ़ाओ, तो क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में सपोज हमारा एक मॉलिक्यूल है A, ठीक है, A और B ये रिएक्शन कर रहे हैं। A हमारा सॉल्यूट है और B हमारा सॉल्वेंट है। इसको एक सिंपल से टर्म में समझते हैं पहले। A हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और B हमारा सॉल्वेंट है। अब B को इसमें आप A को इसमें डाल रहे हो, ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा लिक्विड पार्ट है, इसमें डालो। अब जब ये इसमें घुलता है तो एनर्जी को क्या करता है, ऑलरेडी रिलीज करता है, यानी कि हीट एनर्जी क्या है, लिबरेट हो रही है। अब इसको सिस्टम में अगर आप हीट सप्लाई कर दो आउटर साइड से, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? देखो, अगर आप बाहर से ऐसे रिएक्शंस में हीट सप्लाई करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्यों घट जाएगी? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, याद करो, मैंने 11th में आपको पढ़ाया था। ये क्या बोलता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जहाँ के शिफ्ट होगा जहाँ पे वो क्या करे, अपने आप को फिर से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ले आए। जैसे आपने A को B में ऐड किया, ठीक, अब ये क्या होंगे, ऐड करने के बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेज में आएंगे, यानी कि आप इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएंगे। कोई भी रिएक्शन होता है अपने आप को एक इक्विलिब्रियम स्टेज में लाएगा। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएंगे उसके बाद आप इसको हीट करो, ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, A प्लस B और AB, ठीक है। अब आप इसको सिस्टम को हीट दोगे अलग से, तो होगा क्या कि जब इसकी हीट दोगे, इसमें देखो ऑलरेडी हीट एनर्जी लिबरेट हुई होगी, अब इसको और हीट दोगे तो यानी कि हीट एनर्जी इस साइड में बढ़ रही है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होगा तो वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को कम करना चाहेगा, ठीक है। इस साइड में हीट एनर्जी को क्या करेगा, कम करना चाहेगा। हीट एनर्जी इधर है, यानी कि रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाएगा, बैकवर्ड। बात समझ में आ रही है? फिर से देखो एक बार, A और B हमारा क्या है, A हमारा सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये दोनों रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए AB, और ये रिएक्शन था कैसा, एक्सोथर्मिक था, यानी कि हीट एनर्जी क्या है इसमें इवॉल्व हुई है, ठीक। क्लोज सिस्टम हमने कर दिया। अब ऐसे सिस्टम में जब हम हीट को देंगे, ऐसे सिस्टम में जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, आगे या पीछे? अगर ये इक्विलिब्रियम आ चुका है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, यानी कि अगर हमने हीट यहाँ पर था, इक्विलिब्रियम में आ गया, अब हमने और हीट सप्लाई कर दिया और मोर हीट दे दिया, तो यानी कि ये वाला फैक्टर बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होगा तो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन को रिगेन करेगा, और इसके लिए वो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड।
इसी चीज़ को हम एंडोथर्मिक के केस में भी समझते हैं थोड़ा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक मतलब क्या, एंडोथर्मिक जिसमें हमें हीट को सप्लाई करना होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस इन विच हीट इज सप्लाइड टू द रिएक्शन, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस इन विच हीट इज सप्लाइड टू द रिएक्शन। अब हमारा ए है प्लस बी है। अब हम जब इसको हीट देंगे, हीट एनर्जी देंगे, तब जाके ये रिएक्ट करेगा, ठीक, और ये ए भी बनाएगा, बनाया इसने भी। अब ऐसे सिस्टम में अगर हम बाहर से हीट सप्लाई करें तो क्या होगा, रिएक्शन किधर जाएगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा। अगर हम ऐसे सिस्टम में हीट एनर्जी दें तो रिएक्शन किधर जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा। थोड़ा ध्यान से सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो। अब आप हीट ए वाला फैक्टर बढ़ा रहे हो ना, यानी कि हीट ऑलरेडी इस रिएक्शन, जब रिएक्शन हुआ तो ऑलरेडी आपने हीट दे रखी थी, ठीक, और आप बाहर से और हीट दे रहे हो। एंडोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है, ठीक है, आपने पहले इसको हीट देनी थी, अब आप और हीट दे रहे हो, क्योंकि बिना हीट एनर्जी लिए ये रिएक्शन होने नहीं वाला। ए प्लस बी को जब आपने रिएक्ट कराया तो हीट दी, तब ये ए भी बना, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इसे और हीट दे रहे हो, फर्दर इस फैक्टर को बढ़ा रहे हो। अगर ये हीट वाला फैक्टर यहाँ पे बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा, इसको काउंटर करना चाहेगा, इसको कम करना चाहेगा। काउंटर करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इक्विलिब्रियम को फिर से लाने के लिए, इक्विलिब्रियम को फिर से रिगेन करने के लिए रिएक्शन किधर मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड में, ठीक, क्योंकि फॉरवर्ड की इस साइड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई भी हीट का फैक्टर है ही नहीं, ठीक। जब आप ऐसे रिएक्शन में हीट एनर्जी बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड, यानी कि इधर देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कोई भी हीट का सिंबल नहीं है, तो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। तो इसको सिंपली हम समराइज़ कर लेते हैं। अगर हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट सब टेम्परेचर बढ़ाने पे, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाएगा, सॉरी, सॉल्युबिलिटी क्या, रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, घटेगी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। और अगर हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आई? आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर एट दिस टाइम। अगला है हमारा प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो, लिक्विड्स पे और सॉलिड्स जनरली क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मतलब सॉलिड को आप प्रेशर कितना ही बढ़ा लो, उस पर प्रेशर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और लिक्विड पे भी वो इनकम्प्रेसिबल ही है, लिक्विड पे भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा। तो इफेक्ट की, प्रेशर इफेक्ट की बात करें तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आज के इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। लेट्स फाइंड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू क्लास।